नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई हैं। बिहार के रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर चुनाव होने वाला है और राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। जनसभाएं भी हो रही हैं। चारों सीटों पर साल 2020 की बात करें तो 2020 में चुने गए विधायक इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए, जिस वजह से यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इन सीटों के पूर्व विधायक सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर, आरा, जहानाबाद और गया चुनाव लड़ा और सांसद बने। इसी चलते यहाँ पर ये सीटें खाली हुई हैं। बिहार में होने वाले उपचुनाव काफ़ी रोचक दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों विधानसभा सीटों पर अब तक महागठबंधन के विधायक रहे हैं, जो सभी सांसद बन चुके हैं। अब इस सीट पर बीजेपी, जेडीयू, राजद, भाकपा माले के साथ साथ देखिए प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी बनाई गई है प्रशांत किशोर के द्वारा, वो भी किस्मत आजमाने वाले हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से उम्मीदवार इन सीटों पर उतारे जाएंगे। इसको लेकर प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। उपचुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। यह पूरी तरह से कहा जाए कि सेमीफाइनल है, फाइनल 2025 में है। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में चारों सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें महागठबंधन के साथ ही जन स्वराज पार्टी और बीजेपी के लिए यह चुनाव वर्चस्व की लड़ाई कहा जाए बना हुआ है। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। सभी नेता प्रचार में जुट गए। चारों सीटों पर का इतिहास की बात करें तो लीजिए आपको बता दें कि रामगढ़, कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस सीट से आरजेडी के प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह विधायक चुने गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में सुधाकर बक्सर से सांसद चुने गए, जिसके बाद इस सीट से इस्तीफा दिया। बेलागंज की बात करें तो बेलागंज विधानसभा सीट गया जिले में है। यह आरजेडी का गढ़ माना जाता है और इस सीट से पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव 6 बार के विधायक रहे हैं। साल 2024 में जहानाबाद से लोकसभा सांसद चुने गए। इमामगंज की चलिए बात कर लेते हैं। यह गया जिले के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी लगातार 2 बार के विधायक रहे। वो गया से लोकसभा सांसद चुने गए। तरारी की बात करें तो भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा सीट सीपीआई माले के विधायक रहे सुदामा प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उपचुनाव काफ़ी रोमांचक लग रहा है। हमारे साथ सीधे पटना से संवाददाता संजय जुड़ेंगे। संजय, कहा जाए तो ये फाइनल 2025 में चुनाव विधानसभा के हैं, तो इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है। हालांकि कई पार्टियां मैदान पर उतर चुकी हैं, जिसमें जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है और भी कई पार्टियां हैं। जी बिल्कुल। देखिए अनिल, जिस तरीके से 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। एक तरफ एनडीए की बात करें तो एनडीए से भी कई उम्मीदवार ने जदयू ने भी उतारा है और बीजेपी ने भी उतारा है। और बात करें तो इस बार जीतन राम मांझी की बहू भी अपनी किस्मत आजमा रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी का जहां गढ़ रहा है गया जिला में, उस सीट पर भी जीतन राम मांझी 2 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं बात करें जहानाबाद में भी तो सुरेंद्र यादव, जो आरजेडी के कह सकते हैं कद्दावर नेता हैं और लालू यादव के बेहद करीबी वाले नेता हैं, ऐसे में इस बार सांसद बने हैं। और 2024 में 4 जो सांसद बने हैं महागठबंधन से, उन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जीतन राम मांझी भी इस बार केंद्र में मंत्री बने हैं और उनके सीट पर भी वो विधायक 2 बार से रहे। उनकी बहू इस बार किस्मत आजमा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं चारों सीट काफी हॉट है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करें तो बक्सर से जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो अपने भाई को उम्मीदवार बनाए हैं, यानी कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह के जो पुत्र हैं वो इस बार चुनावी मैदान में है विधानसभा के उपचुनाव में। तो ऐसे में चारों सीट
एक वक्त में महागठबंधन की सरकार में थी, तब ये चारों सीट में से एक सीट जो कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के खाते में थी, जो एनडीए के साथ थे, एनडीए के घटक दल हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार चारों सीट पर जनसुराज ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं और जनसुराज ने भी कहा है कि अभी ये झांकी है, लड़ाई अभी बाकी है। यानी कहीं ना कहीं ये झांकी दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर, और 2025 में अपनी पूरी लड़ाई कंप्लीट करेंगे और 243 सीट पर जो है अपने उम्मीदवार उतारेंगे प्रशांत किशोर, और किसी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बेरोजगारी और बिहार में जो शराबबंदी कानून है, ये कई ऐसे मुद्दे को लेकर इस चुनाव में जनता के बीच जा रहे हैं और कई बातें कह रहे हैं कि जो शराबबंदी कानून है उसे पहली कलम से जब सरकार अगर हमारी बनेगी तो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और उस पैसे से 500 करोड़ जो नुकसान हो रहा है बिहार में शराबबंदी के बाद, उस पैसे को शिक्षा में लगाने का काम करेंगे, रोजगार में लगाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बिहार में एक बार फिर से जो है चर्चा बनी है और विधानसभा के उपचुनाव में ये चर्चा काफी हो रही है। और चारों सीट 13 नवंबर जो 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र पहले चरण में मतदान खत्म हो रहे हैं, तो वहीं झारखंड में दूसरे 2 चरणों में मतदान खत्म हो रहे हैं। तो 13 नवंबर को जो पहले चरण के मतदान होंगे उसमें 4 सीटों पर बिहार में भी उपचुनाव होंगे। अनिल जी अनिल जो 23 नवंबर को मतगणना होगी, खैर वो तो जिस तरह से अगर बात करें कि मतदान की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, क्या देखिए जो गढ़ माना जा रहा है कि अगर आरजेडी का गढ़ है वहाँ पर काफ़ी बीजेपी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस तरह से वहाँ तैयारी है, प्रशांत किशोर किस तरह से वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और अन्य पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कई वर्षों से कहा जाए कि आरजेडी यहाँ पर आरजेडी के विधायक हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर खेल बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर तो किसी का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू का खेल बिगाड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना हो जाए और कहीं ना कहीं इसका फायदा एनडीए को ना हो जाए। यानी कहीं इससे प्रशांत किशोर अगर जीत जाते हैं तो एक बड़ी बात होगी और कहीं ना कहीं सभी पार्टियों के लिए डर हो जाएगा, मन में एक जो भय हो जाएगा। प्रशांत किशोर अगर चारों सीट जीत कर ले आते हैं उपचुनाव में तो उन्होंने जो दावा किया उस दावों पर कहीं ना कहीं खड़ा उतर गए, तो बिहार में सभी पार्टियों के लिए इस बार मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और इस बार जो लड़ाई होगी वो प्रशांत किशोर सीधा सरकार से और जो विपक्ष है उससे लड़ाई लड़ेंगे और लोग कहीं ना कहीं अब तीसरे जो पार्टी है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की ओर देखेंगे और प्रशांत किशोर जिस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं, इसका फायदा प्रशांत किशोर को अगर मिल गया तो इसका नुकसान आरजेडी और जेडीयू दोनों को भुगतना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी और प्रशांत किशोर को मिल सकता है। यानी प्रशांत किशोर अगर कर रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव का एमवाई पर खेल वो बिगाड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं जिन जातियों को सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या है, चाहे वो यादव समुदाय के लोग हों या अनुसूचित जनजाति के लोग हों, या कह सकते हैं कि एमवाई समीकरण का खेल अगर आरजेडी का बिगाड़ सकते हैं तो प्रशांत किशोर बिगाड़ सकते हैं। तो इस बार चुनाव हो रहे हैं, चुनाव पर बड़ा खेल प्रशांत किशोर बिगाड़ने में, वो भी आरजेडी और नीतीश कुमार को। तो इस बार चुनाव काफी दिलचस्प है, इसलिए तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार के बीच में है। वो आरजेडी की तबातोड़ रैलियां और तबातोड़ प्रचार होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव का क्रेज तो बढ़ा है, क्योंकि जब आरजेडी की एक भी सीटें नहीं थी बिहार में तो 4 सीटें जीतकर आरजेडी आई है इस बार लोकसभा चुनाव में। और इस बार अगर उपचुनाव में प्रशांत किशोर अगर खेल बिगाड़ देते हैं और प्रशांत किशोर चारों सीट पर जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए भी गले का फांस बन जाएगा और तेजस्वी यादव के लिए भी गले का फांस प्रशांत किशोर बन सकते हैं। तो यानी खेल बिगाड़ने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं और लगातार वो साइलेंट मूड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कोई भी ताम झाम इस तरह के नहीं हो रहे हैं, जो क्योंकि इस बार कह सकते हैं कि उपचुनाव और विधानसभा के जो कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो दीपावली और छठ के बीच हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दीपावली और छठ में लोग व्यस्त हैं और इसमें रैलियां और जो चुनाव प्रचार हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं और जनता को समझने में समय लग रहा है आखिर वोट किसको करेंगे। अगर पुरानी पार्टियों को अगर वोट करते हैं
तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का 2025 में उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़ाई प्रशांत किशोर के लिए भी आसान नहीं होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है बिहार में, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जेडीयू आरजेडी बड़ी पार्टियों के तौर पर है। आरजेडी भी बिहार में बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है। पिछले चुनाव की बात करें 2020 में, तो नीतीश कुमार का अगर खेल किसी ने बिगाड़ा था तो वो है चिराग पासवान ने, लेकिन इस बार अगर कोई खेल बिगाड़ेगा तो वो है प्रशांत किशोर। लेकिन इसका फायदा आरजेडी को मिला था, लेकिन इस बार फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। ये साफ साफ मेरा जो अनुमान है वो हम बता रहे हैं अपने सूत्र के हवाले से। ये जो खबर हम भी चला रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर किसी का खेल बिगाड़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आपको बता दें कि इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें अनिल जी कि सीधे तौर पर 2025 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो नीतीश कुमार के लिए काफी चुनौती बड़ा होगा, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के बेहद करीबी वाले नेता जो एक वक्त में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह, उन्होंने भी अपनी पार्टी बना ली है और नीतीश कुमार के लिए गले का फांस आरसीपी सिंह भी बन सकते हैं। तो यानी इस बार जो शतरंज की चाल में है वो नीतीश कुमार खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। विधानसभा के चुनाव में भी होंगे और उपचुनाव में भी नजर आ रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए शिक्षा, रोजगार और शराबबंदी जैसे कानून, क्योंकि अभी हाल में ही देखा जाए तो बिहार के कई जिलों में छपरा, सिवान और गोपालगंज में जो शराब कांड हुआ है उससे नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। जी गंज की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी की प्रत्याशी की जीत हुई थी, और अगर इमामगंज सीट की बात करें तो इमामगंज सीट तो हम पार्टी की जीतन राम मांझी जीते थे, वहाँ पर तो अलग ही बात है। लेकिन रामगढ़, तरारी और बेलागंज की बात करें तो क्या यहाँ पर यादवों की संख्या ज़्यादा है? किस तरह से वहाँ पर आरजेडी की जीत होती है कि क्या वहाँ पर अगर कहा जाए कि वो ओबीसी की बात करें तो वहाँ पर ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, यादवों की संख्या ज़्यादा है। किस तरह से वहाँ पर बीजेपी, जेडीयू और प्रशांत किशोर की पार्टी वहाँ पर किस तरह से रणनीति बनाने की कोशिश की है? रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और कई दिग्गज उनमें लोग हैं, और ऐसे में अपनी पार्टी को जो प्रशांत किशोर ऐसे भी राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और नीतीश कुमार के सलाहकार भी रह चुके हैं और सभी पार्टियों के साथ उन्होंने काम किया, तो उन्हें काफी अनुभव है। वो सलाहकार के तौर पर रहे हैं और राजनीति उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब दूसरे पार्टियों को जिता सकते हैं तो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों को भी जिता सकते हैं। तो एमएलसी के जो चुनाव हुए थे उसमें उनके भी कई एमएलसी उनके पार्टी से जीत के आए थे, लेकिन उस वक्त उनकी पार्टी नहीं बनी थी। लेकिन इस बार उन्होंने जो है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के ऐलान किया है और पार्टी की घोषणा की है। तो इस बार का चुनाव जो दिलचस्प हो रहा है उपचुनाव, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की वजह से हो रहा है, और नीतीश कुमार का खेल और तेजस्वी यादव का खेल कोई बिगाड़ सकता है तो वो प्रशांत किशोर ही बिगाड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं प्रशांत किशोर। एक वक्त में नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर उन्होंने काम किया है और कई बार कई पार्टियों को के मुख्यमंत्री भी उन्होंने बनाए हैं प्रशांत किशोर ने, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हों या बिहार के मुख्यमंत्री हों नीतीश कुमार हों। तो कहीं ना कहीं कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है और सलाहकार के तौर पे काम किया है, तो उन्हें काफी अनुभव है कि कैसे पार्टी को जिताया जाता है, कैसे पिच तैयार किया जाता है और कैसे चुनावी मैदान में जीतने की रणनीति जो बनाने का काम करते हैं वो प्रशांत किशोर करते हैं। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है। अगर विधानसभा उपचुनाव है तो प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। बिल्कुल, चुनाव आयोग के अधिकारी तमाम चीजों पर नजरें रखी हुई हैं और जो अधिकारी जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने उन पर खास तौर पर नजरें हैं, क्योंकि सरकार तो नीतीश कुमार की है। अगर उनके अधिकारी रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। ये बात विपक्ष की ओर से लगातार कहे जा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं जब भी आशंका होती है तो चुनाव आयोग के कार्यालय में विपक्ष की पार्टियां जो है वो ज्ञापन देने या मेमोरेंडम कह सकते हैं कि देने का काम करते हैं और लिखित तौर पर शिकायत भी देने का काम करते हैं। तो ऐसे में अभी तो 13 नवंबर को जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें चुनाव आयोग की पूरी तैयारी है और एक एक बूथ पर वो नजरें बनाकर ईवीएम के माध्यम से जो वोटर हैं उन्हें दबाने ईवीएम
कि बटन दबाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना पहली प्राथमिकता चुनाव आयोग की है। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले, 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को मतगणना होगी। राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से रेस है और सच कहा जाए तो ये 2025 में अगर विधानसभा चुनाव है, अगर फाइनल है तो ये सेमीफाइनल है। निश्चित तौर पे सेमीफाइनल की ये तैयारी हो रही है। बिहार के रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। प्रचार प्रसार का भी दौर शुरू हो गया है और अगर कहा जाए प्रशासनिक व्यवस्था, तो प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रखने को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, मीटिंग चल रहे हैं। चारों सीटों पर साल 2020 में चुने गए विधायक इस साल लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए, जिस वजह से यहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव में किससे जीत मिलती है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। देखिए, छठ महापर्व को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और छठ महापर्व की तैयारी में लोग जुट गए हैं। और गंगा घाट में भी पूरी तरह से, जेपी सेतु घाट की बात करें तो वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था हो गई। तमाम घाटों पर साफ़ सफाई की व्यवस्था हुई है। और ये भी बता दें कि ये महापर्व है जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश में लोग ख़ास तौर पे इस महापर्व को मनाते हैं और काफ़ी जो लोग बाहर हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, छठ महापर्व के दिन ज़रूर पहुँचते हैं, इसीलिए ट्रेनों में भी काफ़ी भीड़ है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर ख़ास तौर पर गंगा घाटों का एक अलग ही महत्व है। गंगा घाट बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 550 गंगा घाट ऐसे
में खास तौर पर बात करें तो कई गंगा घाटों पर लाल कपड़े से इसे घेरा गया है, जिससे यह खतरनाक घाट भी घोषित कर दिया गया है। शौचालय, चेंजिंग रूम, वॉच टावर भी बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जगह जगह पर लोग सुरक्षा को देखा जा रहा है। और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह समेत पटना के सभी अधिकारी पूरे चीज़ों को देख रहे हैं और लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार घाटों का निरीक्षण कर जायजा भी ले रहे हैं। हमारे साथ पटना से संजय जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह से गंगा घाटों में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि छठ महापर्व बहुत ही नज़दीक है, और क्या वहाँ पर ये मुख्यमंत्री भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारी लोग भी निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ आप जेपी सेतु घाट में गए और किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था आपने देखी? जी, पर्व छठ को लेकर गंगा घाट बनकर तैयार है। लगभग जो है वो काम पूरे कर लिए गए हैं, थोड़े बहुत जो काम है वो बचे हुए हैं करीबन। और खास तौर पर बात करें तो ऐसे 550 घाट बनकर तैयार हुआ है और 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आने की आशंका जताई गई है। और लोक आस्था का महापर्व, देश हो या विदेशों में जो लोग रहते हैं वो बिहार खास तौर पर आते हैं, क्योंकि बिहार की पहचान अगर होती है तो लोक आस्था के महापर्व से होती है। वो अगर पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या किसी भी कार्य में है तो वो जरूर बिहार आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। और ये पर्व ऐसा है कि पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और खास तौर पर बात करें तो इस पर्व में साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है, सड़कों को काफी सुंदर तरीके से लाइटिंग से, क्योंकि छठ व्रती जो होते हैं वो नंगे पांव गंगा घाट तक जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी तस्वीर देखने को मिलता है कि लोग जो है गंगा तक जो है दंड करते हुए गंगा घाट तक पहुंचते हैं। इसलिए खास तौर पर छठ व्रतियों को किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार और आम लोग और खास तौर पर जो सोशल वर्कर हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तमाम तरीके से हर व्यक्ति, चाहे वो हर मजहब के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर मजहब के लोग इस पर्व में हिस्सा लेते हैं और इस पर्व का लुत्फ जरूर उठाते हैं। कभी कभी ऐसी तस्वीरें आती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सड़कों को साफ करते हुए नजर आते हैं। हम बात करें तो गंगा घाटों की भी सफाई तेजी से चल रही है और लगातार जिला प्रशासन और पटना के एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारी इसके लिए लगे हुए हैं कि किसी तरह की कोई भी घटना, अप्रिय घटना ना हो। वाच टावर से लेकर चेंजिंग रूम और नगर निगम के द्वारा साफ सफाई और ब्रेकेटिंग लगाए जाए। गंगा के जो घाट है उसमें गंगा के अंदर ही ब्रेकेटिंग लगा दिए गए हैं कि उतने दूर तक ही जो छठ व्रती है वो अर्घ दे सके। भगवान भास्कर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो एक ऐसा ही पर्व है जो भगवान भास्कर को उगते हुए और डूबते हुए दोनों की पूजा की जाती है। बिहार ही ऐसी संस्कृति है जो पूरे देश को देखता है और पूरे देश इसे मनाता है। तो खास तौर पर बात करें तो साफ सफाई को लेकर करीबन 550 ऐसे घाट हैं जो बनकर तैयार हो चुका है। वहां पर लाइटिंग, साउंड की व्यवस्था, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन सभी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह की कोई चूक ना हो। खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आला अधिकारियों से ज्यादा ले रहे हैं। और आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नासरीगंज से लेकर गंगा के तमाम उन घाटों का जायजा लेंगे बोट पर सवार होकर। उनके साथ तमाम जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, तमाम आला अधिकारी समेत कई विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे। और ऐसे में जो कमियां नजर आएगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उस कमी को लेकर वो पूरा भी करवाएंगे अधिकारियों को कहकर कि किसी तरह का कोई भी कमी ना रह जाए। इसका ख्याल खास तौर पर मुख्यमंत्री ने रखा है और एक एक चीजों का जायजा ले रहे हैं। किसी तरह के कोई कमी ना हो इस घाटों पर पूरी व्यवस्था की गई है कि रात के वक्त भी कई जो छठ व्रती होते हैं वो गंगा घाटों पर ही इंतजार करते हैं और वहीं से अपना पर्व को पूरा करके ही फिर अगले दिन के लिए वो घर के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि भीड़ काफी होती है और करीबन 4 लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। सुबह के वक्त वाला भीड़ जो होता है वो काफी भीड़ होता है सुबह के अर्घ वाला में। तो ऐसे में खास तौर पर छठ व्रतियों को किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसका ख्याल सरकार से लेकर आला अधिकारी तक रख रहे हैं। और किसी
को भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि किसी तरह के जो छठ व्रती है अगर गाड़ी से आ रहे हैं, ट्रक से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं या 4 व्हीलर कोई गाड़ी से आ रहे हैं, तो उन्हें पार्किंग की व्यवस्था की गई है कि वहां पर वो पार्क करके और गंगा के नजदीक जाकर वो अर्घ दे सके। तो ये खास तौर पर ख्याल रखा गया कि पैदल कई छठ व्रती जो है वो पैदल भी गंगा घाटों तक जाते हैं और कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ वो मुंडन करने के लिए भी पहुंचते हैं। तो अलग अलग मनोकामना लेकर जो छठ व्रत करते हैं उनको पूरा करने के लिए प्रशासन से लेकर तमाम आला अधिकारी तक लगे हुए हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इसका ख्याल खास तौर पर रखा गया है। जिला प्रशासन और कई पुलिस बल की तैनाती, तमाम फोर्स तैनात किए गए हैं। महिला बटालियन से लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम SDRF और NDRF से नाव पर सवार होकर भी जायजा लेंगे और नाव पर प्रशासन की भी मुस्तैदी रहेगी कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। खास तौर पर इसका ख्याल रखा गया। अनिल, चलिए, तमाम बातचीत के लिए संजय आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई शुरू हो गई है और काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छ दिख भी रहा है। अब तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। JP सेतु घाट की आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो लगभग पूरी तरह से साफ़ सफाई हो चुकी है। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। नाव में सवार होकर वो देख रहे हैं कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो, क्योंकि इस महापर्व में काफ़ी संख्या में लोग दूर दराज से भी आते हैं और गंगा घाट में अर्घ देते हैं उगते हुए सूर्य को। उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, बच्चे युवक भी पहुँचते हैं। और वहाँ पर गंगा घाट के जो सीढ़ी थोड़ी दूर पर बैरिकेडिंग की गई है, लाल कपड़े से बैरिकेडिंग की गई है ताकि उस बैरिकेडिंग से कोई आगे ना जाए, कोई अनहोनी ना हो। और एक बात बता दें कि SDRF और NDRF की टीम लगातार मुस्तैद रहेंगे इस दौरान। इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री भी निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारी लगातार निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। देखिए, छठ महापर्व में हम लगातार तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से वहाँ तैयारियां की गई हैं और अगर उदयमान सूर्य को किस तरह से अर्घ दिया जा रहा है और अस्ताचलगामी सूर्य को किस तरह से अर्घ दिया जा रहा है और क्या तैयारियां हैं वहाँ पर, किस तरह से लाइटों की व्यवस्था है। हम तमाम चीज़ों से आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। आपको बता दें कि इस त्यौहार में बहुत सारे लोग जो भक्त हैं वो ट्रेनों के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं, बिहार पहुँच रहे हैं। बिहार ट्रेनों में भी काफ़ी भीड़ है, टिकट तो मिलना मुश्किल, लेकिन फिर भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। छठी मैया के गाने भी घर घर में बजने शुरू हो गए हैं और छठ महापर्व की साफ़ सफाई की तस्वीर हम लगातार आपको दिखाएं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।